Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स का एनालिसिस किया जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चन और इसके बाद जो लेक्चर होगा उसके अंदर ओपिनियंस का एनालिसिस किया जाएगा एंड टुडे इज 26th of December 2023. सो जी ये रहा आपका जो एडिटोरियल्स का और ओपिनियंस का टुडे न्यूज़पेपर का मेन पेज आपका और ये रहे आपके एडिटोरियल्स 1, 2 एंड 3. इनको मैं इस लेक्चर के अंदर एनालिसिस करूंगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चन और इसके बाद जो ओपिनियन वाला लेक्चर हम लोग अपलोड करेंगे उसके अंदर आपके ये वाले जो ओपिनियंस होंगे इनको एनालिसिस किया जाएगा और अल्टीमेटली इसके अंदर हमारा जो फोकस होता है वो कंपेटिटिव एग्जाम सीएसएस और पीएमएस और स्पेशली आपकी जो क्रिटिकल अप्रोच है उसको मेच्योर करना होता है और खास तौर पर जो एसए का पेपर है उसके अंदर जो आपकी काम आएगी. सो जी डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, इस लेक्चर का पीडीएफ, आज के न्यूज़पेपर का पीडीएफ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और साथ में 3 चैप्टर्स जो हैं एडिटोरियल्स के वो बना दिए जाएंगे. एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. ये रही जी आपके जो करंट ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं उनकी लिस्ट. इस वीडियो को आपने पॉज करना है और इनको पढ़ लेना है. जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, पुरानों ने तो पढ़ ली होगी और ये जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके अंदर ये सारे के सारे जो है डिफरेंट डिमेंशंस के अंदर इनको डिस्कस किया जा चुका है. अगर आपको कोई एम्बिग्युइटी है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स सुन सकते हैं. इसी तरीके से आपके जो करंट नेशनल इश्यूज हैं वो ये रहे जो कि रनिंग में हैं. एंड फाइनली जो है ये काम आप लोगों ने करना है एंड कमेंट करके आप लोगों ने फीडबैक अपना जरूर देना है. एंड टुडे क्वेश्चन इज, आपको पता है इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो कितनी हैं टोटल, और इसके अंदर आपने ये चीज जहन में रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है उसके बाद जो है ये चेंज हो गई हैं. तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली कितनी है ये आप लोगों ने आंसर देना है. और काइंडली अभी मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग मैरी क्रिसमस जो था, ठीक है ना, उसके अंदर के वो व्हाट इज द मीनिंग मैंने आपसे पूछे थे कि मीनिंग क्या है उसका. ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने, बल्कि 99.9% जो बच्चे हैं उन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से सुना ही नहीं और बस उस पिक्चर की एलाबोरेशन कर दी है कि पिक्चर क्या कह रही है. मैंने ये नहीं पूछा था कि पिक्चर क्या कह रही है, मैंने ये पूछा था कि व्हाट इज द मीनिंग. तो लिहाजा जो आपकी अप्रोच है ना वो ये होनी चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है, ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे क्या आता है. ठीक है ना, तो पेपर में भी यही होता है कि ऐसे के अंदर एक चीज पूछी जाती है तो बच्चे जल्दी जल्दी ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं जो उनको आता है. वो ये नहीं देखते कि एग्जामिनर ने कौन सा डायरेक्शन कौन सी पूछी है. ठीक है ना, तो लिहाजा जो है जब भी आप कोई सी चीज का आंसर देते हैं तो कम से कम उस क्वेश्चन को एक दफा आराम से एनालाइज किया करें कि पूछा क्या गया है. जिस तरह आप साइंटिफिक होते हैं ना, साइंटिफिक रहा करें चीजों के बारे में. मीनिंग पूछा था, व्हाट इज द मीनिंग, तो मीनिंग सिर्फ एक बच्चे ने ही बताया था और उसने बिल्कुल सही बताया था मीनिंग, और बाकी जो रिमेनिंग थे उन्होंने जस्ट एलेबोरेट किया था कि व्हाट इज द पिक्चर रिगार्डिंग. तो लिहाजा इस चीज को गौर किया करें, ये आप अपनी आदत बना लें अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करना चाहते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर फोकस किया करें, डीपली उनको देखा करें कि पूछा क्या जा रहा है, क्या बात की जा रही है, किस डायरेक्शन में बात की जा रही है. ठीक हो गया, तो ये चीज आप फोकस किया करें काइंडली. सो जी अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट एडिटोरियल, नॉमिनेशंस डन. अब नॉमिनेशंस डन मतलब नॉमिनेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है. किस चीज की नॉमिनेशन, जो फरवरी के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं फरवरी 8 में, उसके बारे में जो कागजात जमा करवाने थे, जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपने कागजात जो हैं वो जमा करवा दिए हैं. एंड दैट इज द रिपोर्ट कि किसने किस किस हलके के अंदर नेशनल असेंबली के लिए या प्रोविंशियल असेंबली के लिए कितनी कितनी सीटों के ऊपर कितने कितने बंदों ने
जो है कागजात जमा करवाए हैं, दैट इज द टोटल फिगर 28,626। और इसके अंदर वो है कि अगर एक बंदे ने एक से ज्यादा जो है जैसे 2 या 3 हलकों के लिए अपने वोट्स जमा करवाए हैं, अपने कागजात जमा करवाए हैं, तो उसको एक ही काउंट किया गया है। इसी पर्सपेक्टिव में मैंने आपसे पूछा था कि यही जो नेशनल असेंबली की सीटें हैं, मैंने सिर्फ यही पूछा था आपसे क्वेश्चन के अंदर कि ये कितनी है, ये आप लोगों ने बताना है जिसके लिए ये कागजात वगैरह जमा हुए हैं। जी एडिटोरियल वाला क्या कहता है इस नॉमिनेशन को लेकर, जो नॉमिनेशन जो कागजात जमा हुए हैं उसको किस तरह से वो एक्सप्लेन करता है। कहता है नॉमिनेशन जो है वो हो गई है, 2 तरह के बंदों ने कागजात जमा करवाए हैं अपनी नॉमिनेशन में। एक तो मेन पॉलिटिकल पार्टीज के जो बंदे हैं जिनके पास टिकट्स हैं उन्होंने करवाए हैं, ठीक है, जैसे इमरान खान है, नवाज शरीफ है, ठीक है, पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो हैं। दूसरे हैं इलेक्टेबल्स, उन्होंने जमा करवाए हैं। इलेक्टेबल्स जो अपने इलाकों में जाने पहचाने जाते हैं लोग, ठीक है, बरादरी बेस पर जाने जाते हैं, जात की बेस पर जाने जाते हैं, कास्ट की बेस पर जाने जाते हैं, रिलीजन की बेस के ऊपर, या किसी भी तरह से उनका जो है एसोसिएशन होती है लोगों के साथ, तो वो वहां पर जीत जाते हैं मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर, वो अगर इंडिपेंडेंट भी खड़े हों तो। इस तरह के जो है मिक्सर था जिन्होंने कागजात जमा करवा दिए। अब ये तो ठीक है, बात हो गई, ठीक है, एक सरसरी सी बात है। आगे चलते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो की फिर बात करता है। अब इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ये होता क्या है बेसिकली, ये बेसिकली होता है एक पॉलिसी प्रपोजल, इसको कहा जाता है पॉलिसी प्रपोजल। अब क्या, यानी कि डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पॉलिसीज होती हैं, और वो क्या होती हैं, वो ये होती हैं कि जनाब अगर हम इलेक्शन जो है वो जीत जाते हैं, विन कर जाते हैं, और हम पावर में आ जाते हैं, गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो फिर जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ये होता है आपका मैनिफेस्टो, पार्टी मैनिफेस्टो इसको बोला जाता है। और इसके अंदर प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं और उनके सॉल्यूशंस भी बताए जाते हैं। और जो भी लीडर होता है, जैसे इमरान खान है या नवाज शरीफ है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, जब वो जलसा जुलूस करते हैं, आवाम से खिताब करते हैं, तो उसके अंदर वो ये बताते हैं कि मुझे पता है जनाब हमारी इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम्स हैं, और मैं अगर पावर में आता हूं तो दीज आर द सॉल्यूशंस। तो लोग फिर उसकी बातें सुनते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि हाँ यार इस बंदे के पास सॉल्यूशंस अच्छे हैं, तो लिहाजा हम इसको जो है ना वोट देते हैं। सो दैट इज पॉलिटिकल जो है ना पार्टी मैनिफेस्टो। अब यही उसने बताया है कि इसके अंदर क्या है, जैसे अभी कि किस तरह से फिक्स करेंगे इकोनॉमी को, हेल्थ केयर को, एजुकेशन को, और जो क्राइम है उसको कैसे खत्म करेंगे, इस तरह की चीजें उसके अंदर बताई जाती हैं। अब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है डेमोक्रेसी के अंदर कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो जो है वो एलेबोरेट करती है, उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, डिबेट होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं होता, ठीक है। अब क्यों नहीं होता, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। अब उसमें इसके अलावा वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अब इस यहाँ पर इलेक्शंस मैनिफेस्टो को लेकर वो कहता है कि सिवाय जमाते इस्लामी के अभी किसी पार्टी ने अपना जो है ना मैनिफेस्टो रिलीज ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि पार्टी तो ये समझ रही थी कि शायद इलेक्शन ही ना हो। अब जो है पाकिस्तान के अंदर जो मैनिफेस्टोज हैं वो क्यों नहीं रिलीज किए जाते, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस। हाँ बोला जाता है, हाँ बातें भी की जाती हैं, और हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन उसके ऊपर जब पावर में भी आ जाते हैं तो इम्प्लीमेंट भी नहीं करते, और इसको बनाने में वो ज्यादा सीरियस भी नहीं होते। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है ना वो क्लान एथनिसिटी बेसिस के ऊपर चल रही है, अभी भी इनको डोमिनेट कर रहे हैं। अगर लोगों को वोट एथनिसिटी बेसिस के ऊपर, कबीले के बेसिस के ऊपर, जुबान की बेसिस के ऊपर, मजहब की बेसिस के ऊपर, अपने इलाके की बेसिस के ऊपर जो है वो वोट दिया जाता है। तो अभी भी जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है ना उसके अंदर ये क्या है, डोमिनेट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक परसेंटेज जो है ना वोटर्स की, उनको अभी भी कोई इससे कंसर्न ही नहीं है कि पार्टी का प्रोग्राम क्या है, पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, क्योंकि वो वोट डाल रहे होते हैं जुबान की बेस के ऊपर। बलोची है, सिंधी है, पंजाबी है, पठान है, कौन है, वो वोट डाल रहे होते हैं इस मजहब की बेस के ऊपर, शाही है, मुसलमान है, क्या है, वो वोट डाल रहे होते हैं कास्ट की बेस के ऊपर, गुज्जर है, मोची है, नाई है, ये कौन है। तो जस्ट लाइक दिस वी आर डिवाइडेड, ठीक है ना। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपना मैनिफेस्टो के ऊपर इतना वर्कआउट पाकिस्तान में नहीं करती, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन मैनी रीजंस हैं, और उनमें से वन ऑफ द रीजन ये भी है पाकिस्तान के अंदर कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रवेल नहीं कर रही, ठीक है।
लेकिन वो कहता है जो यूथ है ना हमारी, वो क्वेश्चन भी पूछती है और वो डिमांड भी करती है इन एक्सरसाइज, इन आंसर्स का। क्यों? क्योंकि यूथ, अब आपको पता है, हमारी टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, सोशल मीडिया को यूज कर रही है, तो उसकी वजह से अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो ये जो चीजें हैं ना, एथनिसिटी और वो इससे थोड़ा बाहर निकल आए हैं, अब वो क्वेश्चंस करते हैं। आगे फिर वो बात करता है इलेक्टोरल एक्सरसाइज की। कहता है पाकिस्तान में जो है ये इलेक्शंस तो होने जा रहे हैं, लेकिन पीटीआई के साथ ही क्रैकडाउन भी शुरू है। लेकिन किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर ये नहीं होता, वहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है सबको एक जैसा, सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक जैसा। और अगर नहीं दिया जा रहा है ये पीटीआई को, इस तरह से उसका क्रैकडाउन जारी है, साथ साथ उनको जैसे नॉमिनेशंस के पेपर जमा करवाने में मुश्किलात का सामना हुआ, तो इससे क्या होगा, अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे तो क्राइसिस, मल्टीपल क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं। तो इस तरह से वो इसके अंदर जो है डिस्कशन करता है मैनिफेस्टो की एंड लेवल प्लेइंग फील्ड की, पीटीआई के क्रैकडाउन की। तो इस तरह से इसकी सारी की वो डिस्कशन रहती है। अब अगर मैं इसको पेपर पर्सपेक्टिव के अंदर लेकर जाऊं इस सारी डिस्कशन को, तो कहां पर ये जो है हमारा टॉपिक जो है वो सही रहेगा। डेमोक्रेसी की आप का बात कर लें, उसके अंदर आप पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की बात कर लें, पीटीआई के क्रैकडाउन की बात कर लें कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल बड़ा ही नेगेटिव रहा है इस थोड़े सारे प्रोसेस के अंदर, कि उसने 90 डेज की वायलेशन की है पहले तो, ठीक है, और उसके अलावा जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसका बड़ा रोल रहा है इस सारे प्रोसेस को लेकर। फेयरनेस जो इलेक्शंस है वो अभी भी स्टिल क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि फेयरनेस तो तब होगी जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा, लेकिन साथ ही पीटीआई का क्रैकडाउन जारी है, तो लेवल फेयरनेस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क बनता है। और इस तरह के सारे काम करने के इलेक्टेबल्स की गवर्नमेंट से तो लीडरशिप क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमर्ज होंगे। और जब एक लीडरशिप क्राइसिस होंगे तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी भी बेहतर नहीं होगी, क्योंकि लीडरशिप नहीं होगी अच्छी तो इकोनॉमी के बारे में वो अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता। तो जस्ट लाइक दिस आप इनको डिफरेंट डिमेंशंस के अंदर इस चीज को जो है डिस्कस कर सकते हैं। सॉरी, सेकंड हमारा जो एडिटोरियल है वो है पॉलिसी रिवर्सल। रिवर्सल होता है बेसिकली वर्ड रिवर्स हो जाना, बैक गियर जिसको हम लोग कहते हैं। गाड़ी में बैठे हैं आप, कहते हैं ना बैक गियर लगाओ, रिवर्स करो जी, तो दैट इज द सेम मीनिंग रिवर्सल। अब पॉलिसी रिवर्सल से उसका यहाँ पर क्या मुराद है? पॉलिसी रिवर्सल से ये मुराद है कि जनाब, सादी सी स्टोरी पहले क्रक्स बता देता हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने, हम मैंने थोड़े दिन पहले डिस्कशन की थी कि $350 मिलियन का लोन पाकिस्तान को देने का अप्रूव किया है कि मैं इतने पैसे दूंगा आपको। जस्ट लाइक दिस आईएमएफ ने भी कहा दूंगा इतने पैसे, फिर हमको एक पॉलिसीज बना कर दी। और जैसे मैंने जो है यस्टरडे 2023 यस्टरडे जो ओपिनियन जो है डिस्कस किया था आपके साथ, एनालिसिस किया था, फर्स्ट ओपिनियन था मलिहा लोधी साहबा का प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो उस ओपिनियन के अंदर उसने 2023 का रिव्यू किया था पूरे के पूरे का, जिसके अंदर उसने आपकी इकोनॉमी के बारे में बताया कि किस तरह वो डिफॉल्ट होने जा रही थी, फिर आईएमएफ के साथ हमारे स्ट्रक्चरल बेस्ड जो है अरेंजमेंट्स होते हैं, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ आती है, तो सारी बातें उसने की। तो इन सारी बातों के बाद अब क्या है, अब ये पॉलिसी रिवर्सल की स्टोरी क्या आ गई? पॉलिसी रिवर्सल बेसिकली स्टोरी इस तरह से है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो कुछ कहना चाहता है, और वो ये कहता है कि मैंने आपको 350 मिलियन का लोन तो दे दिया है, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको देकर, आपका जो पिछला माजी है उसको देखकर मुझे कुछ ना परेशानी का सामना है। वो क्या है? वो कहता है कि जैसे ही मुझे लगता है इलेक्शंस होंगे और जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है, जिस तरह के इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं, तो वीकर और कोalition के साथ आपकी जो है गवर्नमेंट बनेगी जो वीक होगी, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही समझने रहेगी। तो वो जो वीक गवर्नमेंट होगी ना, वो मुझे लगता है कि मेरे साथ जो इन्होंने पॉलिसीज बनाई है ना मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो वाली गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, इन पॉलिसीज के ऊपर स्टैंड नहीं लेगी, रिवर्स कर देगी, तोड़ देगी, मेरे साथ जो वादे हैं उनको पूरा नहीं करेगी। तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। अब वो ये काम क्यों करेगी? अब वो कहता है ये काम इसलिए करेगी क्योंकि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं उनकी वजह से जो पॉलिसी है वो चेंज करेगी आपकी जो आने वाली गवर्नमेंट है। अब ये वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है जी? बेसिकली जैसे ये मैंने पिक्चर लगाई है, ये आप देख सकते हैं, इंडिविजुअल के जो इंटरेस्ट होते हैं ये अपने अपने फायदे के लिए पीछे से कोई कागज पकड़ा रहा है, कोई पैसे पकड़ा रहा है, तो एक दूसरे को ये देते हैं। और वेस्टेड इंटरेस्ट को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये होता है अब पर्सनल रीजन की वजह से ना आप लोग इन्वॉल्वमेंट करते हैं
किसी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, किसी सिचुएशन के अंडरटेकिंग के अंदर, किसी सिचुएशन के अंदर। और क्यों? क्योंकि आप लेना चाहते हैं फाइनेंशियल गेन्स, उस वहां से हासिल करना चाहते हैं। और ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं आपके जो लीड क्लास के बिजनेसमैन हैं, ये वो लोग हैं जिनको आप लोग डिफरेंट पॉलिसीज बनाते हैं, तो उनको टैक्स देना पड़ता है या उनको सब्सिडीज नहीं मिलती। तो फिर वो जब एक नई गवर्नमेंट आएगी, जो कि एक वीक गवर्नमेंट आएगी, उस गवर्नमेंट को वो इस दबाएंगे और कहेंगे कि इन पॉलिसीज को क्या करो, चेंज करो। तो फिर आपकी गवर्नमेंट उन पॉलिसीज को चेंज करेगी, तो इनको तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो आम लोग हैं उनको नुकसान होगा। तो इसको देखकर जो है पॉलिसी रिवर्सल के ऊपर उसने सारी ये डिस्कशन की है। तो जी नेक्स्ट इसके बाद आगे वो ये क्या बात करता है कि देयर कुड बी रिवर्सल्स ऑन कमिटमेंट रिगार्डिंग, यानी कि किस किस काम के अंदर जो है ये रिवर्सल हो सकता है। ये जो है पॉलिसी रिवर्सल जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, वेस्टेड इंटरेस्ट में तो किस किस काम में ये हो सकता है। अब वो इनको भी एक्सप्लेन करता है कि जैसे कि रैशनलाइजेशन ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज, ये किनको दी जाती है? ये ज्यादातर आपके जो इंडस्ट्रीज हैं उनको दी जाती है, ठीक है। उसको लेकर लो ट्रेड टैरिफ, ठीक हो गया। जो ट्रेड है, टैरिफ आप इट इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ अ टैक्स आप कह सकते हैं, उसको कम किया जाए। एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस, जो कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अपना टैक्स बेस बढ़ाओ, तो उसके ऊपर जो जो टैक्स के अंदर फंसेगा तो वो कहेगा यार इसको कम पीछे करो, इसको मैं नहीं इसमें आना चाहता। प्रॉपर्टी टैक्स जो है, जिसके ऊपर कहा जा रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाया जाए, तो इसके ऊपर जो है वो बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स ना लगे, और अगर लगे भी तो थोड़ा लगे। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं इस जो इन सारी सहूलतों से फायदा उठा रहे हैं। तो अगर ये आपकी जो नेक्स्ट फरवरी के बाद वीक गवर्नमेंट आती है, तो ये उस गवर्नमेंट को क्या करेंगे, दबा लेंगे और कहेंगे कि इन जो चीजों को सेटिंग करो, तो इनको वो करेगी भी। और इसके बारे में जो वर्ल्ड बैंक के खदशात हैं, वर्ल्ड बैंक के जो डर हैं, उसी के बारे में जो फिच है, फिच मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं। फिच एक रेटिंग एजेंसी है जो कि यूएसए की जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है वहां पर क्या है, ये रजिस्टर्ड है। मूडीज हो गया, फिच हो गया, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर हो गए, ये तीन जो है टॉप की हैं। तो ये क्या कहती है, ये कहती है कि पाकिस्तान जो है वो उसका रिकॉर्ड ऐसा है, जिसके उसका पीछे भी ऐसे उसने काम किए हैं। ये जो वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है ना, ये ऐसे कर सकते हैं कि अपनी पॉलिसी रिवर्स कर सकते हैं हमारे साथ जो इन्होंने वादे किए हैं। तो वो कहती है कि बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, ये लोग करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली दफा करना है, ये पहले भी कर चुके हैं, इनका रिकॉर्ड है कि ये फेलिंग टू इम्प्लीमेंट, ये फेल जो है ना कोशिश करते हैं कि फेल ही हो जाए। एंड इवन रिवाइजिंग रिवर्सिंग आईएमएफ रिफॉर्म्स, इन्होंने आईएमएफ की भी कई जो पॉलिसीज हैं उनको भी रिवर्स किया हुआ है हिस्ट्री के अंदर। और आगे वो बात करती है कि जैसे कंसेंसस ऑन रिफॉर्म क्विकली डिसअपीयर वंस इकोनॉमिक एंड एक्सटर्नल कंडीशंस इंप्रूव। कहती है कि जैसे ही इनकी इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की बेहतर होती है ना, तो ये क्या करते हैं, अपनी जो इन्होंने रिफॉर्म्स की होती हैं, रिफॉर्म्स के वादे किए होते हैं ना इन्होंने कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ये क्या कर देती हैं, उनसे रिवर्स कर देती हैं। और उसकी वो एग्जाम्पल क्या देती है, एग्जाम्पल वो ये देती है कि इसहाक डार ने क्या किया था। जब वो इसहाक डार आया था उसकी पॉलिसी क्या थी, उसकी पॉलिसी भी ऐसी ही थी कि जो पहले वादे किए हुए थे उनको उसने क्या किया था, रिवर्सल कर दिया था। जब पीडीएम की 16 मंथ की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर जब इसहाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर लगाया गया, तो उसने क्या किया, जो पहले जिस तरह से वादे किए हुए थे और इकोनॉमी थोड़ी बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी, उसने आकर अपनी सांस लड़ाई और जो वादे किए थे, जो पॉलिसी रिफॉर्म्स थी, उनको रिवर्स कर दिया। और उसका नुकसान कहती है क्या हुआ, एक्सचेंज रेट जो है बहुत लो चला गया, ठीक है ना। और उसके बाद जो कीमतें हैं वो बहुत बढ़ गई, जो कि मल्टी डिकेड हाई कि पिछले कई डिकेड से उतनी नहीं बढ़ी थी जितनी कीमतें बढ़ गई प्राइसेस की। फॉरेन जो है इनफ्लोज वो कम हो गए, इनके डॉलर बहुत कम आना शुरू हो गया। और इसके बाद उसने कहा कि उसने इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी ताकि डिफॉल्ट से बचा जा सके, ठीक है, इंपोर्ट करने नहीं दे रहा था। और इसके साथ साथ कहती है कि इकोनॉमी कंट्रैक्ट कर गई थी, कंट्रैक्टेड फॉर द थर्ड टाइम सिंस इंडिपेंडेंस, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है
तब से तीसरी दफा जो है ये कब कंट्रैक्ट की थी। और ये सारा क्यों हुआ था, क्योंकि ये जो मिफ्ताह इसहाक डार साहब आए थे, इनकी पॉलिसी रिवर्सल की वजह से, कि अपने जो इन्होंने वादे किए हुए थे आईएमएफ के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, तो उससे ये इन्होंने क्या कर दिया था, रिवर्सल कर दिया। तो एंड दैट इज द रीजन कि आपने देखा कि आईएमएफ के साथ कितनी देर इनके जो है वो डिस्कशंस चलती रही इसहाक डार की, लेकिन इसके बावजूद आईएमएफ ने इनको पैसे नहीं दिए। और अब केयर टेकर गवर्नमेंट जब आई है तो फिर जाकर पैसे मिले थे, और इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि ये इनके जो रिवर्सल के प्रॉब्लम्स थे ना, उसकी वजह से। ठीक हो गया जी, ये सारा उसने आपको एलेबोरेट कर दिया। अब वो कहता है कि वीकर, जब आप वही बात दोबारा करता है कि वीकर सेटअप आएगा ना इलेक्शंस के बाद, तो वो इस पोजीशन में नहीं होगा कि पावरफुल लॉबीज को क्या कर सके, उनकी डिमांड्स को रेजिस्ट कर सके, उनके खिलाफ खड़ा हो सके, अगर वीकर सेटअप आता है। तो इसके बाद वो कहती है कि ये जो है ना क्विक पॉलिसी रिवर्सल जो होते हैं ये हो जाएंगे ये जो वीकर सेटअप अगर आता है तो वो जल्दी जल्दी जो है अपनी पॉलिसी से फिर जाएगा, अगर एक दफा उसको गुल्फ स्टेट से जो पैसे आने हैं वो आने शुरू हो गए। तो ये सारे डिस्कशंस में आपको समझ के आई, ये सारी डिस्कशन के अंदर आपको ये समझ आई कि पाकिस्तान जो है ना ये आईएमएफ के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, ये जो दूसरे अदारे हैं जहां से ये पैसे लेते हैं, उनके साथ वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये तब तक ही अपने पैरों पर खड़े रहते हैं अपने वादों पर जब तक इनकी हालत बेहतर नहीं होती। जैसे ही इनको कुछ पैसा पाकिस्तान को आना शुरू होता है ना, तो फिर क्या होता है कि ये अपने पैरों से फिर जाते हैं, अपनी पॉलिसी से फिर जाते हैं। और फिरते क्यों हैं, ये जो पावरफुल लॉबीज हैं ये कहती हैं फिरो, क्यों बहती हैं, क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट हैं जो मैंने पीछे डिस्कस किए। यहाँ पर ये टैक्सेस मुख्तलिफ किस्म के ये कहती है कम कर दो, तो ये फिर इनकी बात मानते हैं। और क्यों मानते हैं, क्योंकि सारे जो पार्लियामेंटेरियन है वो तो खुद ही तो सारे बिजनेसमैन है, खुद ही तो सारे कारोबार कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो खुद भी कारोबार कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी कारोबार कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो नहीं चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा जो है गवर्नमेंट को दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए जाएं। तो ये है इसका सारा क्रक्स। तो अब इसको पेपर में अगर देखा जाए तो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो उसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सीधा ना होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो रिफॉर्म्स करते हैं, वो ज्यादा देर पर हम उनके ऊपर स्टे नहीं करते, हम पॉलिसी रिवर्सल्स ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, लॉबीज को फायदा देने के लिए। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है, वो आती रहती हैं। और इसको आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ भी लिंक कर सकते हैं, डेमोक्रेसी के साथ भी लिंक कर सकते हैं कि ना पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सही तरह से आती है, और ना फिर इसके बाद कोई जो है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आती है, और ना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आएगी, ना उसके अंदर अच्छी लीडरशिप होगी, और ना ही वो आईएमएफ के साथ जो मुआदे किए हैं उनके वहां पर वो स्टे कर सकेगी, और ना ही वो जो ये पावरफुल लॉबीज हैं उनको क्या कर सकेगी, आंखें दिखा सकेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा क्या है कि अगर आपने इकोनॉमी को सीधा करना है तो आपको अपनी जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना पड़ेगा। सो जस्ट लाइक दिस यू कैन कनेक्ट वन थिंग इशू विद अनदर इशू। आगे आ जाते हैं जी मॉब वायलेंस, आपका जो थर्ड जो एडिटोरियल है। मॉब वायलेंस बेसिकली इसके अंदर क्या है, मॉब किसे कहते हैं, हजूम को, लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम कहते हैं मॉब। वायलेंस क्या होता है, तशद्दुद करना, लॉ की जो वायलेशन करना। स्टोरी इस तरह से, सादी सी इसकी स्टोरी है। वो कहता है कि कराची के अंदर क्या हो रहा है कि लोग जो है ना वो जो भी क्रिमिनल उनके हाथ आता है ना उसको पकड़ते हैं, मारते हैं, और कभी कभी तो उसको लटका भी देते हैं उसको फांसी पर। ठीक है ना, इतना यानी कि मोब जस्टिस, खुद ही लोग जो है वो जस्टिस करना शुरू हो गए हैं खुद ही। वो जिसको पकड़ लें चोरी चकारी करते या स्ट्रीट क्राइम करते तो उसका वो बुरा हाल कर देते हैं। तो ये वहां पर बड़ा कराची के अंदर देखने में आ रहा है। तो कहता है इसकी वजह क्या है, रूट काजेज। कहता है एक तो स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा हो गया कराची के अंदर, दूसरा लोग जो है ना बेरोजगारी की वजह से लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, पहले ही गुस्से में है कि लोगों को बेरोजगारी की वजह से माली हालात पहले ही बड़े खराब है, तो कुछ लोगों को पहले ही बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। तो बस वो भी इस सोच में रहते हैं को मिले तो गुस्सा उतार लें। तो फिर जब इन जैसा कोई बंदा पकड़ा जाता है तो वो सही गुस्सा उतारते हैं, बेशक वो मर जाए। ठीक है ना। फिर वो आगे कहता है कि इजीली जो है ना मिल जाता है, इलीगल वेपन्स जो है वो लोगों को मिल जाते हैं, तो लोग स्ट्रीट क्राइम करना शुरू कर देते हैं, एक ये भी वजह है। उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट जो सिस्टम है वो बड़ा इनफेक्टिव है कराची के अंदर। ठीक है। और आगे वो कहता है कि फेलियर ऑफ द स्टेट मशीनरी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड जस्टिस, ये भी बड़ा वीक है, वहां पर सिक्योरिटी नहीं स्टेट प्रोवाइड कर पा रही, जस्टिस टाइमली नहीं कर पा रही। तो ये सारी की सारी काम ना होने की वजह से फिर क्या होता है, वो कहता है कि तकरीबन पिछले 9 महीनों के अंदर 60,000 इंसिडेंट हो चुके हैं स्ट्रीट क्राइम के। तो इतने ज्यादा इंसिडेंट जब होते हैं तो फिर जब इस इन वजूहात की वजह से
तो फिर लोगों के हाथ में जो चढ़ता है फिर लोग उसको मार ही देते हैं। तो कहते हैं अब करना क्या है, इसको कैसे, इस मॉब जस्टिस जो लोगों ने अपने हाथ में कानून लिया हुआ है उसको कैसे हम जो है इस टाइड को कर्ब कर सकते हैं, कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो कहता है पहले नंबर पर तो आपको पुलिस जो है ना उसका नंबर बढ़ाना पड़ेगा और उसकी कैपेबिलिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो स्ट्रीट क्राइम को क्या कर सके, रिस्पॉन्स कर सके। इसके अलावा आपको सर्वेलेंस सिस्टम बढ़ाना, बेहतर करना पड़ेगा, पुलिस का रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट बनाने पड़ेंगे और कम्युनिटी पुलिसिंग करनी पड़ेगी। कम्युनिटी बेसिकली कि पुलिस का कम्युनिटी के साथ अच्छा रिलेशन आपको डेवलप करना पड़ेगा। सेकंडली दूसरा काम आपको क्या करना पड़ेगा, सोशो इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं लोगों के उसको आप लोगों को जो है ना देखना पड़ेगा। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा ताकि जो लोग हैं ना उनका जो दिमाग है ना वो ठीक हो। जब उनको खाने के लिए पैसे होंगे तो छोटी छोटी बात पर वो गुस्सा नहीं करेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। तो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज को आपको डिस्कस करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, वरना लोग फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और छोटी छोटी चीजों के ऊपर वो बड़े बड़े जो है नुकसान कर देंगे। अवेयरनेस कैंपेन आपको बढ़ानी पड़ेगी, कैसे कि जो मॉब वायलेंस है ना उसका जो है कितना नुकसान है, आपको सजा हो सकती है, जस्ट लाइक दिस आपको ये कंपेन करनी पड़ेगी। एंड फाइनली आपको जो आपका जुडिशियल सिस्टम है ना उसको एफिशिएंट बनाना पड़ेगा ताकि वो जल्दी जल्दी केसेस को प्रोसेस करे और लोगों को जल्दी जल्दी क्या दे, जस्टिस दे। तो इससे क्या होगा, लोगों का एतमाद बहाल होगा कि हाँ भाई वाकई हम लोग इसको ना मारे, हम पुलिस के हवाले करें तो इसको जल्दी जल्दी सजा मिलेगी। और इस तरह वो कहता है कि पिछले साल जो है एक जो टेलीकॉम कंपनी का एम्प्लॉय था उसको भी ऐसे ही उसके साथ हुआ। तो उसके बाद जो है एक मोब मैनेजमेंट पुलिस फोर्स बनाई गई जो कि मोब को मैनेज करे, ठीक है ना, ये जो हजूम वगैरह है इसको मैनेज करे। तो ये एक पोटेंशियल सोल्यूशन था। अगर कहता है इसी को हम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर देते हैं तो इससे भी काफी हद तक जो है ये जो सिचुएशन है ना वो कंट्रोल में आएगी और काफी जिंदगियां बच सकेंगी। सो ये रहा सारी डिस्कशन और इसके अंदर उसने आपको रूट काजेस बता दी हैं और साथ में उसने आपको सॉल्यूशंस भी बता दिए हैं। अब इसको आप अपना क्या है, ये मोब वायलेंस क्या है, बेसिकली सोशल इशू है आपका, ठीक है। इकोनॉमी के साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं, जुडिशरी के साथ लिंक कर सकते हैं। कैसे, देखें जी, मोब वायलेंस क्या है, सोशल इशू है, लोग क्राइम कर रहे हैं। लोग क्राइम क्यों कर रहे हैं, पागल हैं लोग, जहर है, लोगों को सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। अगर लोगों के पास अच्छा रोजगार होगा तो अल्टीमेटली क्राइम जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। दूसरा, ये लोग जो है जो अपने हाथ में कानून को ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनका जुडिशरी के ऊपर जो है यकीन ही नहीं है, जस्टिस सिस्टम के ऊपर बिलीव ही नहीं है। तो लोगों के हाथ में पर जो आता है उसको वो मार देते हैं। तो जस्ट लाइक दिस यू कैन कनेक्ट डिफरेंट इश्यूज विद ईच अदर, और यही आपकी जो अप्रोच है दैट विल हेल्प यू टू पास योर ऐसे पेपर एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पेपर, इंशाल्लाह। सो जी ये रहा आपका टू डे जो एडिटोरियल की डिस्कशन थी, ये मैंने कर दिया है आपका। एंड नेक्स्ट तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो जो ओपिनियंस हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको एनालिसिस किया जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।